सो द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। सो अभी तक जितने भी चैप्टर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, सेकंड चैप्टर का हाफ पोर्शन पढ़ा है, उसमें आपको बार बार एक ही चीज़ समझाई गई है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसके अंदर क्या क्या जो भी नेगोशिएशंस हुए इस सब्जेक्ट को लेकर जो भी बातें हुई हैं। अब ये बताएंगे कि टाइप्स क्या हैं इसके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 टाइप बताए गए हैं, एक्सप्लेनेटरी, नॉर्मेटिव और एक और है वो है कंटेम्पलेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेटरी, जो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका जो है नेचर जो है ना वो एक्सप्लेनेटरी नेचर है, मतलब हर चीज़ को एक्सप्लेन करना इसका मेन काम है। ये जो पैराग्राफ है आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या बात हो रही है। मार्क्स का और वेबर का इन्होंने एग्जाम्पल लेके समझाया है कि किस तरीके से एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वर्ड से पता चल गया कि थ्योरी का नेचर होता है कि वो एक होती है ना कि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत होता है, एंड दैट इज़ थ्योरी। मतलब थ्योरी और एक्सप्लेनेशन मोस्टली सिनोनिम्स ही यूज़ हो जाते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी नेचर होगा और होना ज़रूरी भी है ताकि पता चल सके कि कौन सी चीज़ कब हुई है कब नहीं हुई है। आप कोई भी इंसिडेंट देखते हो, सुनते हो या पढ़ते हो किसी भी चीज़ के बारे में, उसका एक्सप्लेनेशन हमेशा होता ही है। कोई भी चीज़ को आप जज नहीं कर सकते बिना उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिए। आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखे बगैर, राइट। सो यही बात है। पहला इसका जो टाइप बताया गया है पॉलिटिकल थ्योरी का वो है एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, सपोज दैट वी विश टू अंडरस्टैंड द बर्थ ऑफ कैपिटल सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेशंस इन द सोशल साइंस वी हैव सेवरल डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने एग्जाम्पल से शुरू किया है सीधा कि अगर हम समझना चाहें, एक्सप्लेनेटरी नेचर बेसिकली काम इसका एक है कि हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आप हाईलाइट कर लो वर्ड अंडरस्टैंड। एक्सप्लेनेटरी नेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको समझना है कि कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट क्या होता है आपको पता है ना, कि जिसके अंदर जो बिज़नेस साइड होती है कंट्री की उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है। तो कैपिटलिस्ट सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेशंस कैसे बनी, क्या हुआ, जब तक उसका पूरा नेचर, एक्सप्लेनेटरी नेचर, आप उसकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा। एक वर्ड से, ये 3 वर्ड में, ये 4 वर्ड में इसको कंप्लीट कर दिया गया, कैपिटलिस्ट सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेशन। इतना इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इसका पूरा आपको कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक क्या कंडीशंस होती हैं, क्यों कैपिटलिस्ट का यूज़ मतलब डिस्कवरी हुई या इसको डाला गया इन द कंट्रीज़ ने, क्यों अडॉप्ट करा कैपिटलिस्ट को, सब कुछ। तो आपको उसके एक्सप्लेनेटरी नेचर ही होता है ना, टाइप एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है आपको समझाती है सब कुछ। अब पूरा जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया है, मार्क्स का और वेबर का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है और बताया है कि थ्योरी के एक्सप्लेनेटरी नेचर का एक फ़ायदा, नेचर नहीं ये टाइप है, टाइप का ये भी पार्ट होता है कि उसके अंदर आप 2 से 4 लोगों के व्यूज़ लेते हो ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होती है कि चला इसने, इन फिलोसोफर ने ये बोला है, इन फिलोसोफर ने ये बोला है, तो आपका भी ना पर्सपेक्टिव और सोचने का जो नज़रिया है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो और ज़्यादा वाइड होती है और ज़्यादा बेटर होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी करूँगी कि आप जो ये, हालांकि सजेस्ट करना ईजी होता है बट इसको फॉर्मेशन इसको एक्चुअली अडॉप्ट करना इज़ द रियल थिंग। कि आप ना ज़्यादा डिबेट शोज़ देखा करो, स्पेशली लोकसभा टीवी पे जो होते हैं, या बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो आर्टिकल्स होते हैं द हिंदू के होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ा करो। उनके अंदर आपका पर्सपेक्टिव जो होगा ना थोड़ा वाइड होगा और उसमें ब्राइटनेस आएगी। वही बात होती है कि यार अगर 10 लोग बैठे उनमें से एक इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा ना वो सबसे बेटर आप कह सकते हो कि होगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो और ज़्यादा वाइड होंगे और उनमें उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, उनमें उतनी ही ज़्यादा वैलिडिटी भी होगी। तो एक्सप्लेनेटरी नेचर का ये बताया इन्होंने। पहले मार्क्स का एग्जाम्पल लिया कि मार्क्स ने कैसे बताया कि फंडामेंटल सोशल चेंजेस के बारे में बात की, जो ह्यूमंस हैं उनका कैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताया, वेलबींग के बारे में बताया, हेल्थ सिस्टम एंड ऑल। उसके बाद कैसे उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुए, बेसिकली उनके लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई। यहाँ पर कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है तो बेसिकली वो लिविंग स्टैंडर्ड कम और लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात ज़्यादा कर रहे हैं। मार्क्स बिलीव दैट दिस इंटरेस्ट वाई देयर इज़ कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस। बेसिकली क्योंकि मार्क्स ने ना कैपिटलिस्ट को समझाया तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि कैसे प्रोडक्टिविटी फोर्सेस जो हैं, यानी कि जो लेबर मार्केट है सब कुछ है, लेबर प्रोडक्टिविटी फोर्सेस, इन सब के बारे में उन्होंने बात किया, बताया कि कैपिटलिस्ट कैसे ग्रो हुआ, कैसे अडॉप्ट हुआ, वो क्या क्या चेंजेस लाया, एंड सो फोर्थ थिंग्स इसके अंदर बताई गई हैं। उसके बाद इसका मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर रही हूँ,
बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई भी लाइन हो या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई एक्सप्लेन यू देयर, क्योंकि अभी हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, दैट्स द ओनली थिंग। विल गो लाइन टू लाइन फॉर द मोर, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो मार्क्स के बाद इसी सेम चीज़ पे वेबर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिया गया है। Weber argued that capitalism could not have come into existence without a change in the cultural climate in the attributes of specific set of people. उन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपने प्रोडक्टिविटी फोर्सेस और रूल्स नॉर्म्स को चेंज कर दिया तो कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म को मेनली एक्शन में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों का सेट ऑफ माइंड जो है, जो स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल है, उनके माइंड सेट में भी ये चीज़ बैठनी चाहिए, लोगों को इसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और कल्चरल क्लाइमेट मतलब आप समझ सकते हो ना कि लोगों के अंदर एक को बात समझ में आनी चाहिए, उनको इस सिस्टम को समझना ज़रूरी है अपने कल्चर के साथ। ऐसा ना हो कि वो उनकी मॉरल्स या एथिक्स या उनके किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट अगर कोई पॉलिसी जाएगी तो वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। सो कल्चरल क्लाइमेट के अंदर उस चीज़ को अडॉप्ट करना, उन जब तक लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे किसी सिस्टम को, वो वर्क कैसे कर सकता है। तो उसी पॉइंट में वेबर ने भी दिया है कि लोगों का सेट ऑफ जो स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल का जो एटीट्यूड है इसके टुवर्ड्स, वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस सिस्टम को और या इस सेट ऑफ रूल्स को एक्सेप्ट करें। This change of attitude was a component of and was brought by the transformation in the dominant religion of particular societies. For Weber, the Protestant ethic or that emphasized a certain degree of this worldly asceticism and disciplined work was crucial both for the accumulation of capital and an efficient labor force, both of which were crucial for the emergence of capitalism. तो उन्होंने लेबर फोर्स और कैपिटल इन सबको साथ में मिला के वही चीज़, मतलब एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली ये कि कैसा होता है एक्सप्लेनेटरी नेचर ऑफ थ्योरी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लाइन टू लाइन नहीं लिया बिकॉज बेसिकली बताना इनको एक ही चीज़ है, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल उठा के डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद बात करें नॉर्मेटिव, इसको हम लाइन टू लाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट मी एक्सप्लेन बाय द वे, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इंडिया जैसे एक पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री जो है, यहाँ पर जो जॉब वाला जो कंसेप्ट है ना, एम्प्लॉयमेंट वाला, अभी वो ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गवर्नमेंट के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही अपने कंट्रीमेंस को। ऐसा कोई लॉ नहीं बना है कि कोई भी गवर्नमेंट पे केस फाइल कर सके कि हमें गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है इंडिया की, ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एक्ट जैसा कुछ लाना चाहिए कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर दो पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिए गए कि यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट सबको जॉब कैसे देगी, और एक पॉइंट ऑफ व्यू में ये बोल रहे हैं कि देनी भी चाहिए। फिर ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो डिलेमा है कि गवर्नमेंट में ऐसा लॉ होना चाहिए, मतलब ऐसा लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, उसके ऊपर दो पर्सपेक्टिव आ गए। तो अब बोल रहे हैं कि जब ऐसे कोई भी डिसीजन पे प्रॉब्लम आती है या ऐसा कभी होता है कि किसी भी डिसीजन पे फाइनल पॉइंट पे नहीं रीच किया जा रहा है, तो क्या करें। तो आप देखोगे यहाँ पर इस बुक में खुद में लिखा है कि पावर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हायर अथॉरिटी डिसाइड कर लेगी, जैसे हायर अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी है, तो वैसे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, उसके आगे कोई भी नहीं, यानी कानून से बढ़कर कोई नहीं। लेकिन सिग्नेचर जो चलते हैं वो प्रेसिडेंट के चलते हैं, मतलब एज एन फॉर नाउ आई एम सेइंग। तो बोले कि पावर इंपॉर्टेंट है, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो करेगा। जैसे मेजॉरिटी भी एक पावर है, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी रूल नॉर्म आ गया तो मेजॉरिटी निकाल लेती है उसको, जो भी लॉ या रूल जो भी बिल पास करवाना होता है। तो पावर के बारे में ये बात करेगा। उसके बाद ये बोलेगा कि मेजॉरिटी जैसी चीज़ भी है। तो आप देखोगे कि ये लोग कैसे डिसीजन पे आते हैं और क्या ज़रूरी है। तो ये जो नेचर है पॉलिटिकल थ्योरी का वो भी इसमें समझाया गया है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Suppose that in a poverty-stricken country such as India, there is a demand. There is a demand that the right to work and therefore that the right to an adequate minimum income to be entrenched not just as a desirable goal but as a legal guarantee. इन्होंने बोला कि अभी जो है ना ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है कि सबको एक मिनिमम इनकम होनी चाहिए, हर किसी को राइट टू वर्क होना चाहिए, ये सिर्फ एक डिज़ायरेबल गोल है। मतलब कि गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हम ये चाहते हैं, ये एक गवर्नमेंट का गोल है, लेकिन लीगल गारंटी इसके ऊपर अभी तक कोई भी नहीं, ना तो दी गई है, ना इसकी कोई बातचीत है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। लीगल गारंटी इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी को मिनिमम इनकम मिलनी चाहिए या राइट टू वर्क सबको होना चाहिए, मतलब लीगल गारंटी इस पर बिल्कुल नहीं है। सपोज ऑल्सो दैट देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ रेजिस्टेंस टू दिस आइडिया। अब बात कर लो, अब समझ लो, ठीक है। पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पर बात हो रही है कि राइट टू वर्क और एडिक्वेट इनकम ये सिर्फ एक डिज़ायरेबल गोल है, कोई लीगल गारंटी इस पर नहीं है। अब मान लो कि
इस आइडिया पे कि लीगल गारंटी होनी चाहिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी लोग कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट बी आर्ग्यू दैट वाइल सोशल जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट, इट शुड not take precedence over the decisions of elected representative, and that therefore the government of the day backed by the parliament may from time to time decide to have welfare schemes for the poor and no welfare measure should be guaranteed by law। ये बोल रहे हैं कि हाँ माना सोशल जस्टिस ज़रूरी है, लेकिन कोई भी डिसीजन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर से निकले। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, जो तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तुम उनको कैसे मतलब दबा सकते हो, और पार्लियामेंट को कैसे तुम दबा सकते हो। ठीक है, टाइम टू टाइम डिसीजन वेलफेयर स्कीम तो ली जा रही है गरीबों के लिए, लेकिन इसके लिए गारंटी दी जाए, ये कैसी बात हो गई। दस वी हैव टू ब्रॉड पोजिशंस ऑन दिस इशू। अब इस इशू पे दो बातें हो रही है, एक तो राइट टू वर्क एंड अदर अगेंस्ट इट। एक तो बोल रहे कि राइट टू वर्क होना चाहिए और गारंटी होनी चाहिए इसकी, ठीक है, एक लीगल गारंटी होनी चाहिए। एंड दूसरी बात में ये बोल रहे हैं कि दूसरे जो साइड है वो इसके अगेंस्ट बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इतना कैसे दबा सकते हो, इतना ओवर कैसे कर सकते हो, जो गवर्नमेंट है उसको आप इतना ओवर नहीं कर सकते। हाउ डू वी ब्रेक द डेडलॉक। अब ऐसे डेडलॉक को आप कैसे ब्रेक करो। हाउ डू वी एडवांस फर्दर टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। वी कैन सेटल द डिस्प्यूट इन नंबर ऑफ वेज। अब यहाँ पर तरीकों की बात की रही है, ये नॉर्मेटिव टाइप ऑफ थ्योरी है। ठीक है, जब ऐसे डेलिब्रेशन डिस्कशन की बात होती है ना, जब कोई यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ समझा नहीं रहे हैं, ये आपको डेलिब्रेशन बता रहे हैं कि ऐसे सिचुएशंस में ऐसे एनालिसिस में बता रहे हैं। वन बाई सिंपल रिकोर्स टू पावर, कि पावर की बात आ गई सबसे पहले। अ पोजिशन दैट इज बैक्ड बाई ग्रेटर पावर में ओवरराइड द अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मॉरल स्ट्रेंथ। जैसे आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में अपोजिशन, हालांकि अपोजिशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितना उनका इन्फ्लुएंस या पावर नहीं होता। बिल पास करने के लिए माना हर किसी का वोट ज़रूरी है, पर आपको पता है पीएम इज़ पीएम, राइट, प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द मॉरल्स है, मतलब मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ो, जिसके पास पावर है उसका डिसीजन फाइनल होगा। अ poor government may enact a law that entrenches the right to work as a judiciable right. Alternatively, a coalition of wealthy classes may buy off the fence sitters and block the constitutional entrenchment of this right. अब इन्होंने चलो मान भी लिया कि हाँ इसको एक जुडिशियल राइट बना लें, लेकिन जो वेल्दी क्लासेस हैं वो अपना ग्रुप बना के या ब्लॉक बना के इसको ब्लॉक कर रही हैं, इस राइट को। बोथ साइड्स में अराउज पैशन एंड लेट द मैटर बी डिसाइडेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। और फिर इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स डिस्कशंस हो जा रहे हैं heat of the moment. In all such cases, a decision is made in the favor of one or the other position without examining the merits of the case, without detailed review of the possible justifications in favor of either of the two positions. Normative political theory does not accept this way of proceeding on the issue. अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने बस वो डिस्कशन हो रहा है, हीट ऑफ द मोमेंट है, और इधर से भी आवाज़ें उठ रही है, उधर से भी आवाज़ें उठ रही है, दोनों की तरफ से बातें चल रही हैं, और जहाँ जिसका दम पड़ा उस हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर जिसने बाजी मार ली वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा, या तो फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा इस चीज़ के। लेकिन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं कि हम एक ऐसे डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें बिना कोई फ़ायदा नुकसान देके बस हीट ऑफ द मोमेंट में अपनी तू तड़ाक के अंदर कोई भी डिसीजन फाइनल कर दिया, उस डिसीजन को नॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पर ना तो मॉरल वैल्यूज़ देखी जाती है, ना मेरिट डीमेरिट देखे जा रहे हैं, ना कोई डिटेल जस्टिफिकेशन देखा जा रहा है। मतलब कोई भी बिल या लॉ पास करे तो उसको अच्छे से स्टडी करो। कोई भी अगर आप जुडिशल राइट बना रहे हो, राइट टू वर्क दे रहे हो, इसके फेवर और अगेंस्ट में अगर बातें चल रही है, डिबेट हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग डिबेट होनी चाहिए इसके खिलाफ। इसके साथ साथ आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए, फेवर वालों के पास भी और अगेंस्ट वालों के पास भी, और वैलिडेशन के साथ, एक नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हीट ऑफ द मोमेंट में जिसका पासा पड़ा उसने उस डिसीजन को निकाल दिया और वो जीत गए। ऐसा हार जीत के अंदर पब्लिक सफ़र करती है बाद में। ठीक है, तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। वाइल it does not disregard the importance of emotion, rhetoric, negotiation and even power. ये डिसरिगार्ड नहीं करती है, जो भी इमोशंस, रियोटिक, नेगोशिएशन और पावर के साथ जो डिसीजंस लिए गए उन्हें डिसरिगार्ड नहीं करिए। इट बिगिंस विद द अजम्पशन दैट रैशनल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लोग टर्म बोल रहे हैं कि यार आर्ग्यूमेंट जो है ना वो रैशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। तू तड़ाक, तुमने अपने देश में क्या किया, तुमने अपनी शहर में क्या किया, तुमने अपने शहर में क्या किया, ये तू तड़ाक और पॉलिटिक्स का गंदा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा बिल पास करना चाहिए स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट्स के साथ। तू तड़ाक क्या हो ना, जनरली क्या होता है पता है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को बस बुरा साबित करने में लगी रहती है। दे डोंट थिंक कि जो मेन मुद्दा है वो लोगों की भलाई का होता है, उसको तो कहीं का कहीं कोई ख्याल भी नहीं आ रहता दूर दूर तक। तो एक रैशनल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इन वॉट एवर फॉर्म मस्ट प्ले अ पावरफुल रोल इन डिसीजंस इन सच मैटर्स। ठीक है, रैशनल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, फालतू बकवास नहीं।
सो हाउ वुड अ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरिस्ट प्रोसीड? अब एक जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होगा वो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे? अ ब्रीफ अकाउंट में बी एज फॉलोज. द नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरिस्ट मस्ट बिगिन विद अजम्पशंस दैट द मोस्ट पीपल कैन एंडोर्स. जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होंगे वो अजम्पशंस के बेसिस पे चल रहे हैं, मतलब जो लोग ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच सकते हैं उसके हिसाब से एंडोर्स. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू वुड डिनाई दैट ऑल सिटीजन्स हैव अ बेसिक इंटरेस्ट इन लिविंग मिनिमली डिसेंट लाइफ. ठीक है, कुछ लोग ये भी डिनाई कर सकते हैं कि हर सिटीजन को बेसिक इंटरेस्ट होते हैं और एक मिनिमल डिसेंट लाइफ लिविंग होती है. नॉर वुड एनीवन डिनाई that absence of physical suffering is a part of minimally decent existence. Thus, a modicum of material well-being is important for everyone, regardless of caste, religion, gender, inherited wealth, and so on. वी ऑल हैव एन इक्वल मॉरल राइट. ये तरीका, ये जो आप लाइन्स पढ़ेंगे अब, ये होता है नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट जैसे सोचते हैं, एकदम पक्का ठोस एक रैशनल स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे. वी आर वंस दीज असम्पशंस आर एक्सेप्टेड we are left with more contingent issues. Does minimal well-being include simply the absence of physical suffering that can be reminded by welfare schemes, or does it include the guarantee of work? Here we have to bring in two fourth issues. First, whether or not the democratically elected government of the day can be relied upon the initialing these schemes. Second, whether apart from the avoidance of physical suffering, dignity is also an important component of well-being. What psychological impact does merely receiving benefits have on poor? Is it not important that even the poor feel not they are living on the charity but they have earned by their receive? Once dignity is included in the concept of well-being, which if we think of humans not just as biological organisms but as persons, we are committed to the view that at least in modern scientist work is crucial of well-being. Therefore, a right of well-being, a right to be free from suffering must include the right to work. इन सब रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से अभी आप यही सोचो कितने स्ट्रॉन्ग रैशनल स्टेटमेंट्स के बाद इस डिसीजन को लिया गया है कि हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. सिर्फ मेरली कोई भी लॉ या रूल पास नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो कहीं किसी की हिंड्रेंस भी ना कर दे. ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग बिना कुछ काम करे फोकट में जॉब लेके ऐसे ही पड़े हैं तो कंट्री पूरी बर्बाद हो जाएगी. वैसे तो हर चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजंस को लिया जाना होता है. ठीक है, हर डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना होता है. ये होती है नॉर्मेटिव अप्रोच जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, ऐसे आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता है. और ये भी होना चाहिए कि साइकोलॉजिकली भी ये लोग सोचे. देखो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ लग रहा है कि वो एक सिंपैथी के ऊपर, गवर्नमेंट की सिंपैथी के ऊपर जीत रहे हैं. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हर किसी को अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए एज ए पर्सन, राइट. अब ये पहला व्यू है जो इसकी फेवर में आ रहा है कि हाँ, राइट टू वर्क और इस पर लीगल गारंटी होनी चाहिए. अब सेकेंड व्यू, we can rely on democratically elected government on the day of guarantee well-being. This is so to be decided partly by the political history of societies and our understanding of the behavior of people with wealth and power. My own answer is that the government of the day cannot be relied upon as such guarantees. मतलब अभी ये बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है. पहली बात तो जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है ना. वो तो जो काम कर रहा है देश में नहीं कर रहा है, सब ने साथ में मिलकर इलेक्ट किया, आप उसको ओवर क्रॉस नहीं कर सकते. और सेकेंडली, आप गवर्नमेंट से गारंटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. ये बोल रहे हैं आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे गारंटी. दिस मे बी ट्रू इवन फॉर गवर्नमेंट्स विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस. बोल रहे हैं कि एक गवर्नमेंट के अगर बेस्ट इंटेंशंस भी हो तो भी वो गवर्नमेंट आपको गारंटी नहीं दे सकती. इंडीड दिस एश्योरेंस इज इवन लेस लाइकली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई गारंटीड एश्योरेंस दे. वेयर गवर्नमेंट्स में चेंज इवन 4 to 5 years एंड पीपल हैव टू लिव विद अ गवर्नमेंट दैट माइट इनिशिएट पॉलिसीज टू गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद द प्रोमिसेस दे कीप नो मैटर हाउ सिंसियर दे आर. बोल रहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 4-5 साल में बदलती रहती है और उनका एक डिसीजन जो है वो लोगों के ऊपर लाइफ टाइम रहता है. आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते. इफ़ सो, मतलब ऐसी गारंटी के टर्म में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. ओके, इफ़ सो सच गारंटी मस्ट बी मेड एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर ऐसा कुछ है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए सो दैट एवरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज कंस्ट्रेंड टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू वर्क. तो ये बोल रहा है कि सपोज करो आज कोई गवर्नमेंट है, उसने ये राइट टू एक्ट और लीगल गारंटी तो ले ली, लेकिन अगले साल जो गवर्नमेंट आए अगर वो तो अपने हिसाब से काम करेगी, वो इस लॉ को हटा भी सकती है और वो ऐसे लॉज ना लाकर खुद तो बिना कुछ मेहनत के खाई जा रही है. और वो जो गवर्नमेंट पिछली काम कर रही थी उसने कितने तंग जंग करके गारंटी लेकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी.
तो पूरा आबा डाबा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एक बार तो मतलब चलो 5 साल तो उस गवर्नमेंट ने देखा, फिर आगे कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसे डिस्कशन को वो तो टाइम कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। 5 साल में क्या होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ पर जो डिसीजंस है या तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाओ, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए हर गवर्नमेंट इसको फॉलो करे, एक ही क्यों फंसे, ठीक है। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो गारंटी दे रहे हैं। तो इसको या तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना लो, ठीक है, ताकि हर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इसको एश्योरेंस दे। एक गवर्नमेंट क्यों अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाए। An argument such as that neither undervalues democracy nor presents itself as the final word of the matter. It shows that this is one way in which we might proceed in democratic societies. In the last instance, it is meant to take a brief glance at and to illustrate how normative political theory may be done. ये है नॉर्मेटिव थ्योरी, यानी कि आपको हर चीज़ को अच्छे से सोच समझ के, उसका बिहेवियर समझ के, उसका स्टाइल समझ के आपको उसको करना चाहिए। इन द सेंस कि यहाँ पर देखो एक ही चीज़ के ना 2 ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स आपको दिखाया गया। अब आप खुद कंफ्यूज हो गए होगे कि इनमें से सही क्या गलत क्या है, लेकिन दोनों सही हैं, ठीक है। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो करती है ना, आपको हर चीज़ को ब्रॉडली समझाती है, ठीक है। एक क्रिटिकल व्यू में आपको ट्रिगर भी करती है कि इस पर क्रिटिकली आप सोचो भी, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी है कंटेम्पलेटिव थ्योरी। कंटेम्पलेटिव थ्योरी बेसिकली क्या करती है, आपको सोचने पे वो सोचने का मौका देती है कि आप सोचो इस पे, आप इसको आगे प्रोसीड करो, इस थॉट को आप अपने हिसाब से कुछ बताओ। ऐसा कुछ है तो देखते हैं इसमें। In her book, famous book, The Human Condition, Hannah Arendt begins by drawing our attention towards how in 1957, a satellite on Earth born man-made object stayed in skies, circled the eyes, and dwelt and moved in the proximity of the heavenly bodies as though moved in the proximities of heavenly bodies as though it had been admitted tentatively to their sublime company. अब ये बात कर रहे हैं कि एक बुक की बात कर रहे हैं जिसमें हैना एरेंट शुरू करती है अपनी बुक में समझाना कि कैसे 1957 में एक ऐसा सैटेलाइट, जो 8 सैटेलाइट्स स्पेस में मूव कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरा पूरा वर्ल्ड आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो कितनी बड़ी डिस्कवरी है और वो कैसे हो रही है। शी स्पोक ऑफ हाउ फॉर मेनी दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एस्केप फ्रॉम मैंस इम्प्रिजनमेंट टू द अर्थ। मतलब कि ये पहला स्टेप था जब बोला कि जो मैन है, इंसान जो है, वो सिर्फ धरती नहीं बल्कि धरती के बाहर भी, अर्थ के बाहर भी अपने इन्वेंशंस और अपने जो माइंड के, आप समझ सकते हो कि ब्रेन मैजिक बोल सकते हो कि अपनी ब्रेन की क्षमता से पृथ्वी के बाहर भी अपना प्रकाश दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, शी ऑल्सो स्पोक of the other new developments, the splitting of the atom, as well as of the birth of a new language of mathematical symbols that contain statements which cannot be translated back into speech. With these introductory remarks, she proposed that in her new book she would offer a reconsideration of the human condition from the vantage point of her newest experiences and her most recent fears. For Arendt, political theory was the more recent phase from Arendt, political theory was not reducible of its explanatory or normative functions, although clearly these functions are part of its defining features. Political theory for her, अब यहाँ से मेन बात है, ठीक है। Political theory for her, as indeed for many others, continues to be what it was for classical thinkers, a deeply contemplative inquiry into the general condition of humankind, either over a very long period or at a certain stage of their changing existence. मतलब कि यहाँ और एक बुक का एग्जांपल लिया है जिसके अंदर जो ऑथर है वो बताती है कि कैसे कैसे नए नए चेंजेस आए हैं और कैसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में बात की है। जैसे स्पेस के अंदर एक सैटेलाइट है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और एटम है, एक 2 एटम्स को स्प्लिट किया जा सकता है। ऐसे काफ़ी सारे न्यू रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में उन्होंने बात की एंड उसके एग्जाम्पल पे आपको समझाया गया है कि मतलब इंसान की जो सोच है, बेसिकली मेन पॉइंट है कि इंसान की जो सोच है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता, वो इन्फिनाइट है। एक इंसान बहुत कुछ सोच सकता है और बहुत कुछ कर सकता है अपने ब्रेन की पावर से, ठीक है। जैसे कि वो सैटेलाइट वाली चीज़ है, मतलब सोचो कि पृथ्वी से बाहर का किसी ने कुछ सोचा है, दैट्स अ ह्यूज डिस्कवरी इंडीड। तो इसी बारे में बोला है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना वो भी कंटेम्पलेटिव है, उसकी कोई बाउंडेशंस नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उस पर और भी बहुत कुछ सोच सकते हो, सबसे बेहतर भी सोच
सोच सकते हो, ठीक है। तो कोई भी इशू आप देखते हो या पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ भी आप पढ़ते हो ना, तो उसके बारे में डीपली सोचा करो। और पॉलिटिकल थ्योरी भी ये करता है, आपको हर चीज़ को बहुत डीपली एक्सप्लेन करके उस पर नॉर्मेटिव कमेंट्स देके आपको एक कंटेम्पलेटिव स्पेस देता है कि आप उसमें इसको थॉट प्रोसेस आगे प्रोसीड करो, इस थॉट को आगे सोचो। सो ये थी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, एक्सप्लेनेटरी, नॉर्मेटिव एंड कंटेम्पलेटिव, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ इतना नहीं है कि आप थोड़ा स्ट्रेस मत करना कि समझनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको बेसिकली समझना है कि क्या आगे जो कंसेप्ट आएंगे उनको आपको अच्छे से समझना है। टिल नाउ आप इसको थोड़ा लाइटली ले सकते हो। इसके बाद लिटिल थ्योरीज, ग्रैंड थ्योरीज, अभी ये देखते हैं। ओके, लेट्स टेक दिस हियर। सो लिटिल थ्योरीज और ग्रैंड थ्योरीज के बारे में बात किया, इसको हम नेक्स्ट क्लिप में ले लेंगे, अदरवाइज दिस वीडियो विल गेट क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। सो आई होप इट्स गुड and do mention the comments if you find any doubt and all. Fine, you know what you have to do: like, share, comment, subscribe. Thank you.